हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था यूनिट 6 ऑफ यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म सिलेबस, दैट इज़ मीडिया लॉज एंड एथिक्स। तो उसमें हमने मीडिया लॉज के बारे में पढ़ा, कुछ एथिक्स के बारे में पढ़ा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स ऑफ मीडिया एंड रेगुलेशंस ऑफ मीडिया। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे आरटीआई एक्ट की टाइमलाइन क्या है, कॉपीराइट का ड्यूरेशन क्या है, आईटी एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, सीबीएफसी सर्टिफिकेट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पावर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। सो नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। अराउंड कोई भी आप पुराना पेपर देख लेंगे तो 10 to 15 क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाते हैं। ओके, अब क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी ट्रिकी वे में पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। जैसे आरटीआई एक्ट 2005 है, कॉपीराइट एक्ट 1957 में आया था और केबल टीवी एक्ट 1995 में आया था। तो इन डेट्स के बीच में एक कन्फ्यूजन क्रिएट की जा सकती है। आपको ईयर्स जो हैं वो अच्छे से याद करने हैं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाए ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। अब जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के क्या पावर्स हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पीसीआई न्यूज़पेपर या जर्नलिस्ट पर फाइन लगाता है, बट ऐसा नहीं है। प्रेस काउंसिल सिर्फ वार्निंग देता है, एडमॉनिश करता है और सेंसर कर सकता है, मॉनिटरी पेनल्टी ये नहीं लगाता है। ठीक है, बहुत से बच्चे सोच लेते हैं कि हाँ पीसीआई मॉनिटरी पेनल्टी भी लगाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आपको हर एक चीज़ को अच्छे से सुनना है, समझना है, फिर ही आपने आंसर लिखना है। यू नीड टू गो थ्रू द पीपीटी वेरी थॉरोली ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें, ना आपको कोई कन्फ्यूजन हो। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में। ये इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेटिक लॉज में से ही एक माना जाता है क्योंकि ये सिटीजन्स को गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार देता है। सिंपल लैंग्वेज में आरटीआई का मतलब है राइट टू नो, मीन्स जानने का अधिकार। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट पब्लिक के पैसों से चलती है, इसलिए सिटीजन्स को ये जानने का पूरा हक है कि गवर्नमेंट जो है वो डिसीजंस कैसे ले रही है, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और पब्लिक अथॉरिटीज़ काम कैसे कर रही हैं। इसी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बनाने के लिए आरटीआई 2005 जो है लाया गया। नाउ व्हाई इज़ आरटीआई इम्पॉर्टेंट? आरटीआई क्यों इम्पॉर्टेंट है? आरटीआई को ट्रांसपेरेंसी का पावरफुल टूल माना जाता है, सबसे पहले ये बात। ठीक है, इससे गवर्नमेंट अकाउंटेबल बनती है, करप्शन एक्सपोज होता है, सिटीजन्स एम्पावर होते हैं, जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स कर पाते हैं और बहुत सारे करप्शन केसेस जो हैं आरटीआई के थ्रू ही पब्लिक के सामने आए हैं। इसलिए जर्नलिस्ट के लिए आरटीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अब इसके अलग अलग सेक्शंस पढ़ेंगे हम। पहला है सेक्शन 4 जिसको हम प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर बोलते हैं। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन खुद ही पब्लिक करनी चाहिए। इससे प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर या सुओ मोटो डिस्क्लोजर कहते हैं। एंड मतलब सिटीजन को हर इन्फॉर्मेशन के लिए राइट आरटीआई फाइल करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ओके, गवर्नमेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन खुद ही पब्लिक कर देनी चाहिए। अब एग्जांपल्स के तौर पर मैं बताऊँ, बजट डिटेल्स, पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑफिशियल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पब्लिक एक्सपेंडिचर डिटेल्स, ये सब गवर्नमेंट को खुद से ही इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर देनी चाहिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वेबसाइट पर है तो ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। ओके, देन सेकेंड सेक्शन इज सेक्शन 6 आरटीआई एप्लीकेशन। अब आप मान लीजिए कि लेट्स सपोज वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो सिटीज़न आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ठीक है, ये प्रोविज़न सेक्शन 6 में दिया गया है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि सिटीज़न को रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस सेक्शन की। ठीक है, यू कैन फाइल द रिक्वेस्ट। ओके, आप इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहे हो ये एक्सप्लेन करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में मांगी जा सकती है? डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, फाइल्स, ईमेल्स और सर्टिफाइड कॉपीज़ की फॉर्म में। सब ये चीज़ें आरटीआई के थ्रू ही मैनेज की जा सकती हैं। ओके, अब लेट्स सपोज कोई सिटीज़न जानना चाहता है कि किस रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर कितना पैसा खर्च हुआ है, तो वो आरटीआई फाइल कर सकता है। नाउ द अदर सेक्शन इज़
सेक्शन 7 टाइम लिमिट। सो ये यूजीसी का सबसे इम्पॉर्टेंट आरटीआई सेक्शन है। नॉर्मल केसेस में गवर्नमेंट अथॉरिटी को आरटीआई का रिस्पॉन्स देने के लिए 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है। बट वहीं अगर लाइफ और लिबर्टी केसेस हों, लाइक अगर मैटर किसी पर्सन की लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड है, तो इन्फॉर्मेशन 48 आवर्स के अंदर जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ओके। सो अब एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी पर्सन की इलीगल डिटेंशन या सेफ्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही हो, तो अथॉरिटी को 48 आवर्स के अंदर ही उसको जवाब देना पड़ता है। ओके। नाउ द लास्ट सेक्शन इज एग्जाम्पशंस। अब सवाल आता है कि क्या हर इन्फॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू मिल सकती है? नो। सो कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड होती है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी की, डिफेंस सीक्रेट्स की, फॉरेन रिलेशंस की, पर्सनल प्राइवेसी की, कॉमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी की। सो ये इन्फॉर्मेशन नॉर्मली डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग हो तो कुछ सिचुएशंस में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज भी की जा सकती है। ओके। तो ये यही आरटीआई की एक स्ट्रेंथ है। ओके। अब अपील का प्रोसेस क्या होता है? अब मान लीजिए अथॉरिटी ने इन्फॉर्मेशन डिनाई कर दी, आरटीआई एक्ट क्या करता है? वही अपील का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट अपील में क्या होता है? फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास होती है। सेकंड अपील सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एसआईसी के पास होती है। तो फर्स्ट अपील जो है पहले फर्स्ट अपीलिएट अथॉरिटी के पास होती है, फिर सेकंड अपील के पास जाती है। देन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, जो हर पब्लिक अथॉरिटी में एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, एंड इसे कहते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो इसका काम क्या होता है? आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव करना और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। ओके। सो पेनल्टी क्या पड़ती है पीआईओ को? सो इन्फॉर्मेशन देने में डिले करे, गलत इन्फॉर्मेशन दे या इन्फॉर्मेशन डिनाई करे विदाउट एनी रीज़न, तो उस पर पेनल्टी रख सकती है, लाइक 250 पर डे की, और मैक्सिमम जा सकती है 25,000 तक। ओके। सो ये चीज़ें आपको इसमें याद करनी है। नाउ लेट्स मूव टू द अदर स्लाइड। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कॉपीराइट एक्ट 1957 के बारे में, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके। सो कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट हो गया, लेट्स सपोज, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, कि जैसे आप अगर कोई ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क क्रिएट करते हो तो उस वर्क पर आपका लीगल राइट होता है। इसी लीगल प्रोटेक्शन को हम कॉपीराइट कहते हैं। ओके। सो मान लीजिए मैंने एक बुक लिखी है, ठीक है, एक आर्टिकल पब्लिश किया है, या कोई सॉन्ग कंपोज किया है, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है। सो अगर कोई दूसरा पर्सन मेरी परमिशन के बिना उसे कॉपी करे या उसको यूज़ करे कमर्शियली, तो वो कॉपीराइट कहलाएगा। ओके। सो दैट इज़ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ओके। सो इससे कॉपीराइट एक्ट से और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पिछले क्वेश्चन पेपर्स में देखे गए हैं, और क्वेश्चंस आए भी हैं। ओके। सो इस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ना है ना। कॉपीराइट किन चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है? लिटरेरी वर्क्स, जो आपके बुक्स, आर्टिकल, स्क्रिप्ट्स हो गए, ड्रामेटिक वर्क्स, योर म्यूजिकल वर्क्स, योर आर्टिस्टिक वर्क्स, जैसे कि पेंटिंग्स हो गई, ड्राइंग्स हो गई, फिल्म्स हो गई, साउंड रिकॉर्डिंग्स हो गई, फोटोग्राफ्स। तो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कौन करता है? कॉपीराइट। सो एक जर्नलिस्ट के लिए आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स भी कॉपीराइट प्रोटेक्शन के अंडर आते हैं। ओके। अब इसमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स क्या क्या है? सो पहला अमेंडमेंट है 1994 में जो आया, फिल्म और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को स्ट्रेंथन किया गया जिसमें। देन 1999 अमेंडमेंट आया जिसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के अकॉर्डिंग चेंज किए गए। देन 2012 अमेंडमेंट आया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है। लाइक इस अमेंडमेंट में डिजिटल प्राइवेसी को एड्रेस किया, ऑथर्स के मोरल राइट्स को स्ट्रेंथन किया, म्यूज़िक कंपोजर और लिरिसिस्ट को रॉयल्टी राइट्स दिए, ठीक है, सैचुरेटेड लाइसेंसिंग प्रोविजंस लाए। ओके। सो आज के डिजिटल एरा में ये अमेंडमेंट बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन ऑनलाइन, ठीक है। सो सबका काम जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है थ्रू कॉपीराइट एक्ट। नॉट ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट क्या है, ये इससे भी एमसीक्यू आ सकता है। सो कॉपीराइट लिटरेरी वर्क्स के लिए कितने साल तक वैलिड होता है? सो लाइक ऑथर की लाइफ 60+ ईयर्स तक वैलिड होता है। अब जैसे अगर किसी ऑथर की डेथ 2020 में हुई है तो उसके वर्क का कॉपीराइट 2080 तक रहेगा। ओके। सो एग्ज़ाम में ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि लाइफ जो होगी +50, +60, +70, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको +60 सिलेक्ट करना है। ओके। फिर फेयर डीलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो फेयर डीलिंग का मतलब है कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए कॉपीराइटेड मटेरियल को लिमिटेड फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है बिना परमिशन के, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गए क्रिटिसिज्म, रिव्यू, रिसर्च, रिपोर्टिंग करंट इवेंट्स। ओके। सो मान लीजिए एक जर्नलिस्ट जैसे मूवी रिव्यू में मूवी का एक डायलॉग कोट कर रहा है, या किसी बुक रिव्यू में कुछ लाइंस मेंशन कर रहा है, ये फेयर डीलिंग है,
ठीक है, ये चीज़ अलाउड है, बट आप पूरा कंटेंट नहीं कर सकते। इवन दो इफ़ यू आर कॉपिंग समथिंग यू नीड टू साइट इट कि आपने कहाँ से कहाँ क्या मेंशन किया। ओके, सो इसीलिए फेयर डीलिंग और कॉपीराइट इन्फ्रेंचमेंट में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। आप सारा सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू वांट सम इम्पॉर्टेंट लाइन यू कैन कॉपी इट, बट यू नीड टू साइट इट, यू नीड टू मेंशन इट फ्रॉम वेयर यू टुक दैट थिंग। ओके, नाउ वी हैव द IPR, दैट इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं इनकी 4 मेजर फॉर्म्स हैं और ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला आपका आ गया है जैसे कॉपीराइट, ठीक है, क्रिएटिव वर्क्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आपके बुक्स, सॉन्ग्स, फिल्म्स, न्यूज़ आर्टिकल्स हो गए। सेकंड इज द ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क हो गया ब्रांड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जैसे आपका NDTV का लोगो है, जी न्यूज़ का लोगो है, आज तक का लोगो है। सो अगर कोई दूसरी कंपनी सेम लोगो यूज़ करेगी तो उसका ट्रेडमार्क वायलेशन हो जाएगा। देन थर्ड इज द पेटेंट, साइंटिफिक इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को प्रोटेक्ट करता है। क्या प्रोटेक्ट करता है? पेटेंट, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज आपने कोई चीज़ डिस्कवर की तो आप उसका पेटेंट अपने नाम पे रजिस्टर करवाओगे ताकि और कोई उसको सेम नहीं बना सके, ठीक है। सो पेटेंट जो है किसी भी इन्वेंशन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। देन फोर्थ वी हैव द GI टैग। GI टैग मीन्स की जोग्राफिकल इंडिकेशन। ओके, सो स्पेसिफिक रीजन से एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि आपके दार्जिलिंग टी, कश्मीरी सैफरन, बासमती राइस। यहाँ प्रोडक्ट की आइडेंटिटी उसकी जोग्राफिकल लोकेशन से जो है लिंक्ड होती है, ठीक है। सो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि लाइक C's कॉपीराइट इज इक्वल टू क्रिएटिव वर्क्स, देन T फॉर ट्रेडमार्क इज योर ट्रेड नेम एंड ब्रांड, P इज पेटेंट फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इनोवेशन, GI टैग फॉर जोग्राफिकल प्रोडक्ट। सो एग्जाम में अगर IPR पूछा जाए तो ये 4 कैटेगरीज आपको याद रखनी है। सो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन क्या ये भी पूछा जा सकता है कि कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नहीं है कंपलसरी, ठीक है, क्योंकि कॉपीराइट ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल है। देन कॉपीराइट ड्यूरेशन क्या है? जैसे लाइफ प्लस 60 ईयर्स। ओके, जर्नलिस्ट जो हैं कॉपीराइटेड मटेरियल क्रिटिसिज्म और रिव्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं। येस, अंडर फेयर डीलिंग दे कैन यूज़ इट, जो मैंने आपको बताया। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So in this we will study about the Cable TV Act 1995 and IT Act 2000 Cyber Law. Okay, so सबसे पहले समझते हैं कि केबल टीवी एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। 1990s में इंडिया में केबल टेलीविज़न का बूम जब आया तो बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स लॉन्च हुए। गवर्नमेंट को लगा कि अगर टेलीविज़न कंटेंट रेगुलेट नहीं किया गया तो ऑब्जेक्शनेबल, वायलेंट या एंटी नेशनल कंटेंट भी ब्रॉडकास्ट हो सकता है। सो इसी 1995 में केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट जो है ये लाया गया। ओके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? केबल ऑपरेटर्स और टेलीविज़न कंटेंट को रेगुलेट करना। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, टीवी पर क्या दिखाया जा रहा है और कौन दिखा रहा है, दोनों को कंट्रोल करना। ओके, नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ केबल ऑपरेटर्स। सो इस एक्ट के अकॉर्डिंग हर केबल ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन के बिना केबल सर्विस चलाता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। सो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इस रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी अंडर केबल टीवी एक्ट? सो येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रोग्राम कोड क्या होता है? प्रोग्राम कोड ये बताता है कि टीवी पर किस तरह का कंटेंट ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, कौन कौन सा कंटेंट जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाता। नेशनल यूनिटी के अगेंस्ट जो कंटेंट होता है, वायलेंस को प्रमोट करने वाला कंटेंट नहीं दिखाया जाता, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने वाला नहीं दिखाया जाता, ऑब्सीन कंटेंट नहीं दिखाया जाता, रिलीजियस हेट्रेड स्प्रेड करने वाला कंटेंट नहीं दिखाया जाता। सो गवर्नमेंट जो है ये इंश्योर करती है कि टीवी कंटेंट सोसाइटी के लिए हार्मफुल ना हो। नाउ द सेकेंड इज एडवर्टाइजिंग कोड। सिर्फ प्रोग्राम्स ही नहीं, एडवर्टाइजमेंट्स जो है, एडवर्टाइजमेंट्स भी रेगुलेट किए जाते हैं। अब सो एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, डिफेमेटरी नहीं होनी चाहिए, हार्मफुल क्लेम्स नहीं करने चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज अगर कोई ऐड कही ये मेडिसिन 100% कैंसर क्योर कर देगी, ओके, सो तो ये वॉयलेशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि श्योरिटी नहीं है ना। अब दूरदर्शन चैनल्स की बात करते हैं। सो केबल ऑपरेटर्स को कुछ नोटिफाइड दूरदर्शन चैनल्स कैरी करना मैंडेटरी है, ठीक है। सो इसका पर्पस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को इंश्योर करना है। पेनल्टीज़ किस तरह की होती हैं? सो अगर ऑपरेटर जो है रूल्स वॉयलेट करता है सो उसको फ़ाइन लग सकता है, उसका इक्विपमेंट सीज हो सकता है या लीगल प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट हो सकती हैं। अब UGC नेट एग्जाम में वो किस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली इस टॉपिक से आ सकते हैं? जैसे पूछ सकते हैं कि प्रोग्राम कोड किस एक्ट के अंडर आता है? तो केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के अंडर आता है। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे।
सो इसको साइबर लॉज भी कहा जाता है। नाउ आईटी एक्ट की नीड हमें क्यों पड़ी? सो जब इंटरनेट और डिजिटल कम्युनिकेशन इंडिया में रैपिडली ग्रो करने लगे तब साइबर क्राइम्स भी बढ़ने लगे। ओके, जैसे कि हैकिंग होने लगी, ऑनलाइन फ्रॉड्स होने लगे, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, साइबर पोर्नोग्राफी हो गई। ठीक है, तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए आईटी एक्ट 2000 जो है वो लाया गया। सो सेक्शन 67 ये एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। सो सेक्शन 67 डील करता है कि ऑब्सीन मटेरियल जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश्ड ना हो। ठीक है, जैसे अगर कोई ऑब्सीन कंटेंट वेबसाइट या सोशल मीडिया पर पब्लिश करता है तो सेक्शन 67 उस पर अप्लाई होता है। देन 67A ये स्पेसिफिक है, इट डील्स विद अ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट। ओके, सो सेक्शन 67 जो है ऑब्सीन के लिए, 67 इज सेक्सुअली एक्सप्लिसिट के लिए है। Then we have section 67B. Okay, so it deals with child sexual abuse material या child pornography. So government इस category को भी बहुत seriously treat करती है। Okay, now you need to remember all these sections 67, 67A and 67B किस related हैं, तो UGC नेट में mostly इससे questions पूछे जा सकते हैं। Now the next section we have is the section 69A. सो इसके अंडर जो है ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करने की पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। ठीक है, सो गवर्नमेंट को ये सेक्शन 969A पावर देता है कि वो ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करे अगर कंटेंट जो है नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करे, सॉवरेनिटी को थ्रेट करे, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, देन गवर्नमेंट कैन ब्लॉक दी कंटेंट। ओके, सो अब जैसे मैं बताऊं कि जैसे गवर्नमेंट किसी वेबसाइट, ऐप या सोशल मीडिया कंटेंट को बैन करती है तो जनरली सेक्शन 69A डिस्कस किया जाता है। ओके, अब जैसे ब्लॉकिंग पावर किसके अंडर है? 69A के अंडर। ये आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। देन वी हैव द सेक्शन 79। ओके, सो ये डील करता है सेफ हार्बर प्रोटेक्शन से। सो अब सेफ हार्बर ये क्या होता है? सपोज किसी यूज़र ने फेसबुक पर इलीगल पोस्ट अपलोड की है तो क्या फेसबुक ऑटोमेटिकली क्रिमिनली लाइएबल होगा? नहीं होगा। ठीक है, सो अगर प्लेटफॉर्म ड्यू डिलीजेंस फॉलो करता है एंड रूल्स कंप्लाई करते हैं तो उसको सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो है वो मिल सकती है। ओके, सो ये दोनों सेक्शंस जो है 69A जिसका मतलब ब्लॉक है एंड 79 इज सेफ हार्बर। ओके, दोनों सेक्शंस में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नाउ IT रूल्स 2021। सो अब आता है लेटेस्ट अपडेट जो 2021 में हुआ। सो इससे मोस्टली क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार OTT प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रक्चर्ड रेगुलेशन के अंडर लाया गया। ओके, सो 3 टायर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है इसके अंडर। लेवल 1 इज द पब्लिशर, खुद कंप्लेंट रिजॉल्व करेगा। लेवल 2 इज सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, इंडस्ट्री लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। लेवल 3 इज गवर्नमेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म। ठीक है, ये फाइनल सुपरविजन है। सो OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं जैसे कि आपके नेटफ्लिक्स हो गए, अमेजॉन प्राइम वीडियो हो गए, डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो गया, तो इन प्लेटफॉर्म को भी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। नाउ कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आ सकते हैं कि लाइक विच सेक्शन डील्स विद ब्लॉकिंग पावर, 69A। देन विच सेक्शन प्रमोट सेफ हार्बर, दैट इज सेक्शन 79। विच सेक्शन डील विद ऑब्सीन कंटेंट, 67। विच रूल्स इंट्रोड्यूस अ 3 टायर ग्रीवेंस मैकेनिज्म, IT रूल 2021। ओके, सो प्रोग्राम कोड किसको बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू द केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट। ओके, 1995। सो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में इस टॉपिक से। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So in this slide we will study about the Cinematograph Act 1952 and Press Council Act 1978. Okay, सो UGC नेट में इन दोनों से रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, स्पेशली CBFC सर्टिफिकेट्स और प्रेस काउंसिल की पावर्स एग्जामिनर्स का एक तरह का फेवरेट एरिया जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिनेमेटोग्राफ एक्ट क्या है। सो इंडिया में कोई भी फिल्म जो है ये डायरेक्टली थिएटर में रिलीज़ नहीं हो सकती है। रिलीज़ से पहले उसको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से, जिसको हम CBFC बोलते हैं। सो पहले इसे लोग सेंसर बोर्ड भी कहते थे, लेकिन ऑफिशियली इसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सो सिनेमेटोग्राफ एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है? इस एक्ट का मेन पर्पस है कि फिल्म्स को सर्टिफाई करना, पब्लिक एग्जीबिशन रेगुलेट करना, इंश्योर करना कि फिल्म्स जो है नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक मॉरलिटी के अगेंस्ट ना हो। मतलब गवर्नमेंट फिल्म बनाने से नहीं रोक रही है, लेकिन पब्लिक स्क्रीनिंग से पहले सर्टिफिकेशन जो है वो ज़रूरी है। अब इसकी सर्टिफिकेशन की क्या क्या कैटेगरीज हैं? ठीक है, CBFC सर्टिफिकेशन कैटेगरीज क्या क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है U सर्टिफिकेट। U क्या हो गया? यूनिवर्सल।
ओके। सो मतलब फिल्म हर एज ग्रुप के लिए सूटेबल है, चिल्ड्रन, अडल्ट, सीनियर सिटीजन सब देख सकते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल जिस तरह की आपकी एजुकेशनल मूवी होगी, फैमिली मूवीज़ होगी, उसके अंदर फॉल करती हैं। सेकेंड इज़ द यूए, ठीक है। यूए हो गया, यूए सर्टिफिकेट हो गया, यूनिवर्सल विद अडल्ट गाइडेंस, ओके। मतलब चिल्ड्रन फिल्म देख सकते हैं लेकिन पेरेंटल गाइडेंस जो है वो रिकमेंडेड है। फिल्म में थोड़ा वायलेंस हो सकता है, इमोशनल सीन्स हो सकते हैं या मैच्योर थीम्स हो सकते हैं। एग्जाम में जनरली आंसर होता है पेरेंटल गाइडेंस रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रन। देन वी हैव द थर्ड कैटेगरी, दैट इज ए सर्टिफिकेट, दैट मीन्स अडल्ट्स ओनली। ये सिर्फ 18 ईयर्स और उससे ऊपर के लोग देख सकते हैं। अगर थिएटर में कोई माइनर फिल्म देखने जाता है तो उसको अलो नहीं किया जाएगा। देन लास्ट इज दी एस सर्टिफिकेट, दैट इज़ फॉर स्पेशलाइज्ड ऑडियंस। सो ये बहुत कम यूज़ होता है, ये स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स के लिए यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल ले लो आप, कोई मेडिकल ट्रेनिंग फिल्म्स फॉर डॉक्टर है, या एग्रीकल्चर टेक्निकल फिल्म्स है फॉर एक्सपर्ट्स, ओके। सो आपको याद रखना यू किसके लिए है, यू ए किसके लिए है, ए किसके लिए है एंड एस किसके लिए है। सो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है इन सर्टिफिकेशन की कैटेगरी के बारे में। नाउ CBFC की गाइडलाइंस क्या होती है। सो CBFC सर्टिफिकेशन देते वक्त कुछ चीज़ें चेक करता है। आप क्या क्या चीज़ें चेक करता है वो, कि जो फिल्म है वो नेशनल यूनिटी के अगेंस्ट ना हो, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना करे, एक्सट्रीम ऑब्सिनिटी प्रमोट ना करे, वायलेंस को ग्लोरीफाई ना करे, हेट स्प्रेड ना करे। सो यानी फ्रीडम है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है। सो CBFC कभी कभी इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाता है। सो कभी कभी फिल्म मेकर्स कहते हैं कि CBFC सर्टिफिकेशन के नाम पर सेंसरशिप करता है। एग्जाम्पल, जैसे कुछ फिल्म्स में सीन्स कट किए जाते हैं, डायलॉग्स को मॉडिफाई करने के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। इसी वजह से CBFC और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बीच डिबेट होती रहती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल, ओके। सो आपको किस तरह के MCQs आ सकते हैं इस टॉपिक से, लाइक विच बॉडी सर्टिफाइज फिल्म्स इन इंडिया, दैट इज़ CBFC। देन UA सर्टिफिकेट क्या है, ठीक है, इट्स अंडर द पेरेंटल गाइडेंस। देन अडल्ट्स ओनली सर्टिफिकेट कौन सा हो गया, ए सर्टिफिकेट, ओके। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978, ओके। सो ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आस्क्ड इन द एग्जाम। सो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को अक्सर प्रेस का वॉच डॉग कहा जाता है। सो ये न्यूज़पेपर और जर्नलिज्म स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है एंड इसका मेन पर्पस है प्रेस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना एंड एथिकल जर्नलिज्म को प्रमोट करना, ठीक है। सो वाई वॉज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्रिएटेड। डेमोक्रेसी में फ्री प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सो अगर न्यूज़पेपर्स जो हैं फेक न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं, अनएथिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं या कम्युनल टेंशन क्रिएट कर रहे हैं तो उनको अकाउंटेबल बनाना भी ज़रूरी है। सो इसी बैलेंस के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो बनाया गया। सो फंक्शंस क्या क्या होते हैं PCI के, टू मेंटेन जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। प्रेस काउंसिल एथिकल जर्नलिज्म को एनकरेज करता है। फिर है प्रोटेक्ट प्रेस फ्रीडम। अगर गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी प्रेस को अनफेयरली प्रेशर करे तो PCI उस इशू को रेज कर सकता है, ओके। देन थर्ड इज टू हैंडल कंप्लेंट्स। अगर किसी न्यूज़पेपर की रिपोर्टिंग अनएथिकल हो तो कंप्लेंट PCI तक जा सकती है, ओके। अब नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स क्या है। सो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जर्नलिस्ट के लिए एथिकल गाइडलाइंस जो हैं बनाई हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं दूँ कि न्यूज़ शुड बी एक्यूरेट, फेयर, शुड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी, प्राइवेसी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए। सो जर्नलिस्ट को इन नॉर्म को फॉलो करना चाहिए। अब क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं कि लाइक PCI के पावर्स क्या है। PCI कर सकता है, लाइक वॉर्न कर सकता है, एडमॉनिश कर सकता है, सेंसर कर सकता है, बट वो पैसे नहीं लेगा, ओके। देन what things that PCI can't do, it can't take money, it can't take fine, जेल नहीं किसी को भेज सकता है, लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकता, मॉनेटरी पेनल्टी नहीं कर सकता है। दैट्स वाई इट एक्ट्स एज अ वॉच डॉग। एंड नेक्स्ट, लाइक PCI हैज़ मॉरल पावर्स नॉट फाइनेंशियल पावर्स, यानी PCI क्रिटिसाइज कर सकता है लेकिन पैसा नहीं वसूल कर सकता है। लाइक कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाइक हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। सो द फर्स्ट चेयरमैन वॉज जस्टिस GR मुधोलकर, ओके। GR मुधोलकर वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ओके। अब कंपोजिशन क्या है। इस काउंसिल में जर्नलिस्ट और MPs दोनों होते हैं। इसका पर्पस मीडिया और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच बैलेंस मेंटेन करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिनेमेटोग्राफ एक्ट एंड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 एंड रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में, ओके। नाउ फर्स्टली विल टॉक अबाउट द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया।
ओके। सो 1985 में ये इस्टेब्लिश हुआ था एंड एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ये। एंड ASCI जो है ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसका मेन पर्पस है एडवर्टाइजमेंट्स को एथिकल और ट्रुथफुल बनाना। नाउ अब इसका काम क्या है? नाउ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करता है? सो अगर किसी एडवर्टाइजिंग में फॉल्स क्लेम्स हो, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो, ऑफेंसिव कंटेंट हो या अनफेयर कंपैरिजन हो तो ASCI उस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट एक्शन रिकमेंड कर सकता है। नाउ कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल क्या है? CCC। सो ASCI के अंदर इंपॉर्टेंट कमेटी होती है कंज्यूमर कंप्लेंट्स काउंसिल। सो ये एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट्स रिसीव करती है और उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है। तो सपोज एक फेयरनेस क्रीम का एडवर्टाइजमेंट कहता है कि 7 दिन में गोरा रंग गारंटी है। ये कोई हेल्थ ड्रिंक कहे या कोई हेल्थ ड्रिंक कहे कि ये ड्रिंक पीने से आपकी हाइट 10 इंच बढ़ जाएगी। सो ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट ASCI कंप्लेंट रिसीव कर सकता है। ओके। सो जैसे कि आपको MCQ में पूछ सकते हैं ASCI क्या है? इट्स अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। ओके। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म? इट इज द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। Now the second act we have to study is Drugs and Magic Remedies Act 1954। ठीक है। सो ये जो एक्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ पर बेस्ड है। सो इस लॉ का ऑब्जेक्टिव है पब्लिक को फेक मेडिकल क्लेम से बचाना। ओके। नाउ व्हाई दिस एक्ट इज़ नेसेसरी? सो इंडिया में एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे ही होते हैं जो क्लेम करते हैं कि कैंसर को गारंटेड क्योर, इनफर्टिलिटी का मैजिकल ट्रीटमेंट, इम्पोर्टेंस का इंस्टेंट सोल्यूशन, सीरियस डिजीजेस का मिरेकल क्योर। सो लोग इन एड्स पर भरोसा करके पैसे और हेल्थ दोनों लूज कर देते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया। इसका मेन पर्पस है फॉल्स और मैजिकल मेडिकल क्लेम्स को प्रोहिबिट करना। ओके। सो प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट्स जो होते हैं, ऐसे एड्स जो क्लेम करते हैं कि मैजिकल क्योर, गारंटी ट्रीटमेंट, सुपर नेचुरल हीलिंग, उन्हें बैन किया जा सकता है। ओके। नाउ पेनल्टीज क्या क्या पे करनी पड़ती है? लाइक वॉयलेशन होने पे उनको फाइन देना पड़ सकता है, उनको इम्प्रीजनमेंट हो सकती है या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, अपने सोशल मीडिया पर या टीवी पर देखा होगा कि 100% क्योर फॉर डायबिटीज़ इन 5 days। ठीक है। अ परमानेंट क्योर फॉर कैंसर, इंस्टेंट ट्रीटमेंट फॉर सेक्शुअल वीकनेस। ठीक है। ऐसे क्लेम्स यूजुअली लॉ के वॉयलेशन हो सकते हैं। Now the next topic we are going to study is the regulatory bodies of Indian media। Okay, so सबसे पहले आपका प्रिंट मीडिया रेगुलेटर्स। ठीक है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI। ठीक है। तो इसका रोल है मीडिया एथिक्स, जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, प्रेस फ्रीडम, जैसे हमने ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में पढ़ा। देन ये PCI जो है ये एथिकल रेगुलेटर है। देन विद द RNI दैट इज़ द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया। देन इसका रोल है न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन करना, टाइटल वेरिफिकेशन करना, रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना। सो एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूज़पेपर्स को रजिस्टर कौन करता है? दैट इज़ RNI। नाउ वी हैव द ब्रॉडकास्ट मीडिया रेगुलेटर्स। सो अब टेलीविजन और ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है ये ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी का मेन गवर्नमेंट रेगुलेटर है। टीवी चैनल्स और मीडिया पॉलिसी लार्जली इसी मिनिस्टर के अंडर फॉल करती हैं। देन वी हैव द CBFC जो हमने पहले डिस्कस किया, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड। देन वी हैव द ट्राई दैट इज़ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका रोल है टैरिफ्स, ब्रॉडकास्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्निकल रेगुलेशन। सो ये मेनली टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रेगुलेट करता है। देन वी हैव द NBSA न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। ठीक है। इसका रोल होता है न्यूज़ चैनल्स के एथिकल स्टैंडर्ड्स मॉनिटर करना। ठीक है। तो आपको ये रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं ये याद रखनी है। देन वी हैव द डिजिटल मीडिया रेगुलेटर्स। ठीक है। अब डिजिटल मीडिया की बात करते हैं तो वी हैव MIT दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर IT एक्ट इम्प्लीमेंटेशन, साइबर गवर्नेंस, इंटरनेट रिलेटेड रेगुलेशंस। देन वी हैव द MIB। IT रूल्स 2021 के बाद डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स भी MIB के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आ गए। देन OTT प्लेटफॉर्म्स की जैसे मैं एग्जांपल लूँ, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन एंड ऑल, ये प्लेटफॉर्म्स IT रूल 2021 के प्रोविजंस फॉलो करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे प्रिंट मीडिया के अंडर कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं? PCI प्लस RNI। ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंडर MIB, TRAI, ट्राई, CBFC, NBSA। ठीक है। डिजिटल मीडिया के अंदर MITN प्लस MIB। सो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम पढ़ेंगे एडवर्सल रोल ऑफ मीडिया एंड ह्यूमन राइट्स। सो इस टॉपिक को समझने से पहले हम समझते हैं कि फोर्थ एस्टेट क्या होता है। ठीक
ठीक है। मीडिया को अक्सर फोर्थ स्टेट कहा जाता है। इट इज़ नोन एज दी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। सो आपने डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स के बारे में पढ़ा होगा, पहले लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द फोर्थ इज द मीडिया। सो मीडिया को अनऑफिशियली फोर्थ पिलर माना जाता है क्योंकि ये बाकी इंस्टीट्यूशंस पर नजर रखता है, इसलिए मीडिया को वॉच डॉग भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज एडवर्सियल रोल ऑफ मीडिया? तो एडवर्सियल का मतलब हो गया कि दुश्मनी नहीं है लेकिन पावर को क्वेश्चन करना। सो मीडिया का काम सिर्फ गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स दिखाना नहीं होता है, मीडिया का काम है गवर्नमेंट, कॉरपोरेशंस और पावरफुल इंस्टीट्यूशंस से सवाल भी पूछना। ओके, सो जब मीडिया करप्शन एक्सपोज करता है, स्कैम्स रिवील करता है या पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज को हाईलाइट करता है, तब मीडिया एडवर्सियल रोल परफॉर्म कर रहा होता है। देन एग्जाम्पल होगी जैसे हमारे पास कि लाइक मान लीजिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है, ठीक है। सो अगर जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन करके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं और करप्शन एक्सपोज करते हैं तो ये एडवर्सियल जर्नलिज्म है। इसी वजह से मीडिया को डेमोक्रेसी का वॉच डॉग भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। सो अब सवाल आता है कि मीडिया को ये फ्रीडम कहाँ से मिली। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 19(1)(a) आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसी आर्टिकल से मीडिया फ्रीडम जो है वो डिराइव होती है। सो जर्नलिस्ट को क्वेश्चन करना, पूछना, ओपिनियंस एक्सप्रेस करने और इन्फॉर्मेशन पब्लिश करने की फ्रीडम मिली है इस आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। अब एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं इस आर्टिकल के रिगार्डिंग। सो इज मीडिया फ्रीडम एब्सोल्यूट? नो, ठीक है, ये नहीं है क्योंकि आर्टिकल 19(2) जो है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी देता है। सो आर्टिकल 19(2) के अकॉर्डिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल्सो देयर। गवर्नमेंट कुछ सिचुएशंस में रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, जैसे कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ऐसा कंटेंट जो देश की यूनिटी को थ्रेटन करे। देन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज जो कंटेंट ना बनाए। देन पब्लिक ऑर्डर, रॉड्स या वायलेंस के प्रोवोक ना करे, ठीक है। देन डिसेंसी एंड मोरलिटी बनाए रखे, ऑब्सीन कंटेंट शो ना करे। देन डेफेमेशन ना हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो, ठीक है। सो आपको ये चीज़ें जो है याद रखनी पड़ेंगी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, डेफेमेशन एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो मीडिया एंड ह्यूमन राइट्स। सो दूसरा ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे। सो मीडिया उन लोगों की आवाज़ उठाता है जो सोसाइटी में इग्नोर्ड होते हैं, जैसे कि हो गए वुमेन, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज़, दलित्स, ट्राइबल्स, ठीक है। मीडिया जो है ये एक्सपोज करता है ह्यूमन राइट वायलेशंस को, जैसे अगर कहीं इनजस्टिस हो रहा है मीडिया उस इशू को पब्लिक के सामने ला सकता है, जैसे चाइल्ड लेबर पे हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है। इनको मीडिया सामने ला सकता है। देन पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है, लोगों को उनके राइट्स के बारे में एजुकेट कर सकता है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस के बारे में बता सकता है। व्हाट इज़ द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कि ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट करते वक्त जर्नलिस्ट को एथिकल होना चाहिए, जैसे कि रिपोर्टिंग ऑन वुमेन, विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होना चाहिए, प्राइवेसी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिपोर्टिंग ऑन चिल्ड्रन, तो चाइल्ड विक्टिम्स की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहिए। रिपोर्टिंग ऑन ट्रॉमा विक्टिम्स, तो सेंसिटिविटी मेंटेन करनी चाहिए, सेंसेशनलिज्म अवॉइड करना चाहिए। व्हेन यू आर रिपोर्टिंग ऑन SC/ST कम्युनिटीज, तो जर्नलिस्ट को स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडाइसेस जो है वो अवॉइड करने चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेसी, तो ये जर्नलिज्म का सबसे एक डिफ़िकल्ट एथिकल डिलेमा है। सपोज एक पॉलिटिशियन की पर्सनल लाइफ हो सकती है, सो क्या मीडिया उसे पब्लिश करेगा? आंसर वो डिपेंड करता है कि उसका पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेशन है। सो अगर सिर्फ क्यूरोसिटी है तो प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, अगर करप्शन या मिसयूज पावर इन्वॉल्व है तो पब्लिक इंटरेस्ट स्ट्रॉन्गर हो सकता है। सो इसी बैलेंस को एथिकल जर्नलिज्म हम कहते हैं। नाउ हेट स्पीच एंड मीडिया। सो मीडिया को हेट स्पीच अवॉइड करनी चाहिए, ऐसी रिपोर्टिंग जो रिलीजियस हेट्रेड बढ़ाए, कम्युनल टेंशन क्रिएट करे, वायलेंस प्रोवोक करे, ठीक है, वो एथिकल जर्नलिज्म में नहीं आती है। नाउ देर आर सम प्रेस काउंसिल गाइडलाइंस। सो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जर्नलिस्ट को एडवाइस करता है कि एक्यूरेसी मेंटेन करो, प्राइवेसी रिस्पेक्ट करो, कम्युनल हार्मनी प्रोटेक्ट करो और वल्नरेबल ग्रुप्स के प्रति सेंसिटिविटी रखो, ठीक है। सो इसमें से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्यों बोलते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया को, बिकॉज इट एक्ट्स ए वॉच डॉग। फ्रीडम ऑफ स्पीच किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19(1)(a)। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किस में आती हैं? आर्टिकल 19(2) में, ठीक है। मीडिया फ्रीडम एब्सोल्यूट है? नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ह्यूमन राइट्स रिपोर्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? सेंसिटिविटी एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इसमें मैंने कुछ MCQs डिस्कस किए हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वॉज इनैक्टेड इन विच ईयर? इट वॉज इनैक्टेड इन 2005, ओके। 2005 में ये एक्ट आया था
दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट, ठीक है. देन क्वेश्चन 2 इज ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट फॉर लिटरेरी वर्क्स इन इंडिया. द आंसर इज 60 years. Now the next question is which section of IT Act deals with the intermediary safe harbor? That is the section 79. That is the section 79. Now question number 4 is assertion PCI can impose monetary penalties on errant journalists. Reason PCI is a statutory body under Press Council India Act 1978. तो सबसे पहले असर्शन चेक करते हैं क्या पीसीआई मॉनिटरी पेनल्टी लगा सकता है. नहीं. ओके. सो पीसीआई सिर्फ एडमॉनिश कर सकता है, वार्न कर सकता है, सेंसर कर सकता है. मॉनिटरी फाइन नहीं लगा सकता है. मॉनिटरी फाइन नहीं लगा सकता, इसीलिए असर्शन जो है फॉल्स है. अब रीज़न देखिए, क्या पीसीआई स्टैट्यूटरी बॉडी है? हाँ. प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के अंडर एस्टैब्लिश हुआ था, तो ये रीज़न ट्रू है. सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन 5 इज अरेंज दीज एक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स. तो आपको एक्ट्स दिए हैं. सो सबसे पहले एक्ट आपका आया इसका कॉपीराइट एक्ट 1957, केबल टीवी एक्ट 1995, आईटी एक्ट 2000, आरटीआई एक्ट 2005. सो ये करेक्ट सीक्वेंस है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही है. नाउ वी हैव द क्वेश्चन 6. UA सर्टिफिकेशन stands for the parental guidance. So यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है. Now the question 7th is which body regulates advertising standards in India? That is the ASCI. That is the Advertising Standard Council of India. Okay, इसके अंडर जो है advertising standards आते हैं इंडिया के. So now we will move to the last slide. लास्ट स्लाइड इज अबाउट द क्विक रिवीजन, जिसमें मैंने बताया है कि जैसे कॉपीराइट एक्ट 1957 में आया था, सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 में आया था, ड्रग्स एंड मैजिस्ट्रेट रेमेडीज एक्ट 1954 में, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 में, देन केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995, प्रेस काउंसिल एक्ट 1978, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आरटीआई एक्ट 2005, ASCI 1985 एंड IT रूल्स एक्ट 2021 जो कि डिजिटल मीडिया के ऊपर बेस्ड है. ठीक है. एंड व्हाट आर द की पर्पसेस और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैंने क्विक रिवीजन चार्ट आपको दिया है. एंड इससे पहले मैंने आपको डिटेल में भी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है. सो आई होप आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए, आपको हर एक चीज़ जो है अच्छे से समझ आई होगी. सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs from the previous year question papers. Please share your feedback in the comment section and do like and subscribe my channel and like the video and share it with your friends. Till then, bye. Take care.